नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा के एक और अंक के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला। जी हाँ, नई उम्मीदें और नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, आज की प्रमुख खबरों की, जिन पर रहेगी आज दिन भर हम सभी की नजर। तो आज की प्रमुख खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं बीते कल सुसाम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन हो गया था और वहीं साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ चल रहा है। करेंगे बात आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ रहा है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो कि आपके दिन को बनाने वाली है बेहद खास। तो शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे अपनी बात। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में होगा संबोधन। आज अंतिम सफर पर निकलेंगी सुसाम्राज्ञी आशा भोसले। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बिहार में कल होगी नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक। ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। 15 तारीख को होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण। अमेरिकी सेना आज से करेगी होर्मुज की नाकेबंदी। ताजा हालात में फिर बढ़ गए कच्चे तेल के दाम। ट्रंप ने कहा मध्यावधि चुनाव तक कायम रहेगी वृद्धि। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक किए अपने नाम। तो आपको बता दें कि इस महीने की 16 से 18 तारीख तक सरकार संसद में विशेष सत्र बुला रही है ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर चर्चा हो और उससे जुड़ा बिल पास हो सके। जी हां, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अखबारों में लेख लिखकर लोगों से सुझाव मांगी, बल्कि एक बयान में भी उन्होंने बताया कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए ये आरक्षण जरूरी है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली तमाम महिलाएं भाग लेंगी, शामिल होंगी और सम्मेलन में सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। जी हाँ, और इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब देश भर में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो वहीं आज का सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ये पंचायतों से लेकर संसद तक सभी स्तरों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। बिल्कुल, कार्यक्रम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देगा और ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा। साथ साथ विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के मुख्य स्तंभ के रूप में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। तो महिला आरक्षण पर सरकार का लगातार जोर है और इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है एक मील का पत्थर बनकर सामने आने वाला है। बिल्कुल, और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अखबारों में एक लेख भी लिखा था महिला आरक्षण पर। उस लेख में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री ने अपने इस लेख में बताया था कि आखिर महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि संसद को एक बड़ा दायित्व निभाना है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने इस लेख में यह भी लिखा कि लोकसभा और विधानसभाओं में उचित स्थान मिलेगा महिलाओं को आगे आने वाले समय में इस आरक्षण के जरिए, और साथ ही संविधान की जो मूल भावना है उससे जुड़ाव होगा। बिल्कुल, संविधान की मूल भावना से जुड़ाव। और 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबारों में इस पर महिला आरक्षण पर एक लेख भी लिखा था। जया सिन्हा हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। जया, सुप्रभात। पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट तक नारी सशक्तिकरण की एक अलग तस्वीर दिखने वाली है, जिसका वर्षों से इंतजार था, वो चीज अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये सब जो है संभव हो सक रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रतिज्ञा और निर्णय लेने की क्षमता से। चलिए, हमारी आवाज अभी जय तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही, लेकिन इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाओं की भी शुरुआत की। और अब महिलाओं की सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अब बात हो रही है महिलाओं के नेतृत्व की भी, और ये नेतृत्व भी बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। जया, क्या कुछ अपडेट है सीधे तौर पर अगर हम देखें तो? बिल्कुल कृतिका, अगर हम बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर संसद ने इसको पारित किया। 3 दशक तक हम बात करें, काफी चर्चा, विवाद और राजनीतिक गतिरोध के बाद आखिर एक विजन था केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, जिसके तहत ये संसद से पारित हुआ। उसके बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी, इसके क्रियान्वयन को लेकर, इसके कब ये लागू होगा, इसको लेकर लगातार यहाँ पर एक सेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। आज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन, जिसमें हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, कला क्षेत्र, विज्ञान, तमाम क्षेत्रों से अलग अलग महिलाएं जो हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने बेहद संघर्ष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आज एक मकाम हासिल किया है कि वो अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से महिलाओं के जीवन में, समाज के जीवन में एक बदलाव ला रही हैं। आज वो एकत्र हो रही है इस आवाज के साथ कि आज ये नारी चाहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द क्रियान्वित हो। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज नारी के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, कैसे विधानसभा से लेकर संसद तक, कैसे पंचायत से लेकर संसद तक नारी की ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, ताकि वो सिर्फ बोलने के लिए अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नीति निर्माण में कैसे अपनी जो प्राथमिकता है, कैसे अपना योगदान दे सके, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आधी आबादी सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही नहीं, बल्कि उसकी दहलीज पार कर आगे बढ़ रही है। और आज नया जो भारत हम बात करते हैं, जो 2047 का जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, वो आधी आबादी महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। कैसे उनकी आवाज को और ज्यादा बेहतर मंच मिले, कैसे वो भारत के नीति निर्माण में अपना और भी ज्यादा योगदान दे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्रियान्वित हो जल्द से जल्द। ये उस दिशा में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और उस कदम को जो है साकार होते हुए भी अब हम देख पा रहे हैं, जब पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, इसको हम साकार होते बहुत जल्द देख रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी आज की नहीं है। पिछले दशक में जिस तरह से महिलाओं के लिए विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए, विभिन्न योजनाएं लिए गई, जिस तरह से उनको ग्रास रूट लेवल पर सशक्त करने का प्रयास किया गया, यही वजह है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उद्यमशीलता की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से महिलाओं को अवसर मिले, यही वजह है कि एक तरह का विमेन लीडरशिप इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हुआ, जिसकी वजह से आज तमाम राजनीतिक गतिरोध के बावजूद जब 2023
2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद से ही आवाज उठने लगी कि जल्द से जल्द ये कैसे लागू किया जाएगा, जल्द से कैसे इसका क्रियान्वयन हो, और इसी के लिए संविधान संशोधन की बात हुई। ये एक लॉजिकल कानूनी पहलू था इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, जिसके चलते अब जल्द से जल्द इसे क्रियान्वयन करने की बात हो रही है। और इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जिन प्रयासों की जरूरत थी, आज साफ तौर पर वो नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के चलते। और यही वजह है कि बेहद अहम हो जाता है इस वक्त का मुद्दा। और ये हफ्ता जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, वर्गों से महिला रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आ रहे हैं, प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। किस तरह से आज की नारी अपनी आवाज उठा रही है कि उसका प्रतिनिधित्व बढ़े, संसद के गलियारों तक उसकी आवाज पहुंचे, और कैसे वो तमाम योजनाओं, नीति निर्धारण में उसकी आवाज और भी मुखर रूप से उठे। आज ये नारी चाहती है कि कैसे आधी आबादी ये चाहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द क्रियान्वित हो, और इसी प्रयासों को और मजबूती प्रदान करते हुए आज का ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण की तस्वीर अब साफ नजर भी आने लगी है। बिल्कुल, पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने वाला ये कदम जो है न सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा, बल्कि नीति निर्माण में भी उनका प्रभाव और ज्यादा मजबूत करेगा। और इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फराह फैज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, इस पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। जब भी नारी के अधिकारों की बात होती है तो एक आवाज में कई आवाजें एक साथ जुड़ जाती हैं, और ऐसे में जब भारत देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है कि आने वाले चुनावों में हमने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को विधायिकाओं में और संसद में 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको हम लागू भी कर पाए। इसको लेकर इस वक्त आवाज बुलंद है, क्योंकि महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन कितना जरूरी है ये, क्या बदलेगा नारी शक्ति वंदन से, ये तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए इस वक्त पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं फराह फैज जी, जो एक जानी मानी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। स्वागत है आपका फराह जी। नमस्कार। आप सामाजिक कार्य भी करती हैं, आप महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बहुत मुखर हैं फराह जी, इसीलिए हम नारी शक्ति वंदन पर आपके विचार भी जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आज़ादी से अब तक, मतलब मौजूदा लोकसभा में भी हम देखें तो 14% महिलाएं ही हैं जो सांसद हैं जी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम 15% भी नहीं छू पाए हैं। हाँ जी। तो कितना महत्वपूर्ण है ये नारी शक्ति वंदन, और क्या बदलेगा इससे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस अपने पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरी अपनी राय जानने के लिए। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ अपने भारत की, तो आज़ादी के बाद से जो चीज़ें बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं 50% हिस्सा हैं, तो वो आज तक नहीं हो पाई हैं। और हिंदुस्तान, जहाँ पर ये कहावत है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ नारी की पूजा होती है देवताओं का वास है, और हिंदुस्तान तो देवताओं की भूमि माना जाता है। सब इसके स्पिरिचुअल उसकी वजह से ही हिंदुस्तान की अपनी एक अलग पहचान है। तो ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए थी, वो उसके उदासीन हो जाने की वजह से ये चीज़ें अब तक नहीं हो पाई थी। आज अगर इस चीज़ को लाया जा रहा है और तेज़ी से लाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विशेष सत्र का भी आह्वान किया है 3 दिन का, तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत सकारात्मक पहल है और इसका हम सबको वेलकम करना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। जो हमारी और पार्टीज़ हैं उनको भी इसमें सहयोग अपना देना चाहिए। जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। 1996 में पहली बार लोकसभा में विमेन रिजर्वेशन को लेकर बिल पेश किया गया था। 1926 में आ गए हैं हम। जाहिर है प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पूछा कि
क्या बदलेगा इससे, क्यों महत्वपूर्ण है ये? इसको राजनीतिक टाइमिंग की भी बात कही जा रही है कि इसको राजनीतिक रूप से टाइमिंग तो नहीं किया जा रहा। देखिए, राजनीतिक रूप से तो टाइमिंग नहीं किया जा रहा है। ये अगर ये इस चीज़ को कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि राजनीति आज तो हो नहीं रही है। इलेक्शंस आज कोई नए तो आ नहीं रहे हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस आते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये हमारा देखने का नज़रिया गलत है। हाँ, क्यों जल्दी की जा रही है अब, क्यों हम अगले सेंसस का इंतज़ार नहीं कर रहे? तो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी अच्छे काम में कोई पहल की जा रही है और उसमें जल्दबाजी की जा रही है, इसको ये कोई बुराई नहीं है, सबको इसको वेलकम करना चाहिए। और ये जो बिल आएगा, ये या बिल पास होगा, उसमें सभी की भागीदारी अगर होगी तो इसके जो भी अच्छाई हैं या इसमें जो भी कमी लगती हैं तो सब अपना अपना सुझाव दे सकते लेकिन हैं। आपने अभी सेंसस की बात की ना, तो जी। पहले मैं चाहूंगी आप ये भी स्पष्ट करें, क्योंकि अभी जो विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है वो सेंसस के बिंदु पर ही संशोधन को लेकर किया जा रहा है। जी। कितना जरूरी है ये संशोधन, जिसके आधार पर हम क्या हासिल कर पाएंगे? अगर तो ये बिल पास हो जाता है, देखिए जो महिलाएं हैं वो उनकी क्या पीड़ा है वो महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। तो जब आज के टाइम में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे तो वो उद्यमिता की बात करें, चाहे तो वो एजुकेशन की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में, इवन कि हम अगर सेना की भी बात करें उसमें भी महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल रही हैं। तो सदन में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ लॉ फ्रेम किया जाता है, इस देश को चलाने के लिए योजनाएं या प्लानिंग्स तैयार की जाती हैं, वहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है। महिलाओं के हित की बात होती है, महिलाएं नहीं हैं, पुरुष उनके हित की बात कर रहे हैं। तो अगर यही बात महिलाएं इस रिजर्वेशन के थ्रू आकर के सड़क से और सदन तक अपनी बात कहेंगी तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और वहाँ जो प्लानिंग होगी या जो योजनाएं तैयार होंगी महिलाओं के लिए, उसमें एक महिलाओं की सकारात्मक भूमिका रहेगी। लेकिन फराज जी, ये आपको लगता है कि इससे सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बढ़ेगा महिलाओं का संसद में या विधायिकाओं में, बल्कि निर्णय लेने की भी क्षमता वो भी हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, निर्णय लेने की क्षमता भी, और उनमें जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो उनमें एक इंडिपेंडेंसी आएगी, तो ये गजब का काम करेगी और पूरे समाज में एक सकारात्मक सोच जाएगी। आज जब महिला अपनी गृहस्थी को चलाने में पॉजिटिव भूमिका निभा रही है, जिस परिवार की महिला एक्टिव है, महिला पढ़ी लिखी है और महिला की समझबूझ के साथ में वो परिवार प्रोग्रेस कर रहा है, उसे पता है बच्चों को क्या एजुकेशन दिलानी है, उसे पता है कि घर गृहस्थी को लेके कैसे चलना है, उसे पता है कि घर का वातावरण अच्छा अगर मेंटेन करना है तो उसे क्या चीज़ें करनी है, तो वो अपने घर को बहुत लाइट बना करके चलती है, बोझिल नहीं होने देती। तो ये सब चीज़ें देश के साथ भी हैं। अगर वो सदन में है तो वो ये सब चीज़ें लेकर के चलेगी, इस सब एंगल्स को लेकर के चलेगी कि कहाँ ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है समाज में, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ महिलाओं को का लगता है उत्थान होना संवेदनशीलता चाहिए। बढ़ जाएगी महिलाओं के आने से। लेकिन फराज जी, एक और बात, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज महिलाएं वोट बैंक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी महत्ता को हर दल, हर नेता जानता है, लेकिन जब बात होती है राजनीतिक नेतृत्व देने की, वहां कमी रह जाती है। ऐसे में ये विडंबना को भी आप कैसे परिभाषित करेंगे जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से दूर करने का प्रयास हो रहा है? हाँ, देखिए क्या है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि ये जो विरोध है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ईगो है कि महिलाएं सामने ना आ जाएं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं या हमारी माताएं बहनें जो हैं वो सदन तक आएं, अपनी भागीदारी यहाँ पर दें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सब दलों को जो है इसको वेलकम करना चाहिए और महिलाओं को जो है उनका स्वागत करना चाहिए सदन के लिए। और जो ख़ास तौर से जो कांग्रेस पार्टी है, उनसे जो एक चूक हो गई थी शाहबानो के टाइम में 1986 में कि एक महिला जो अपने मेंटेनेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसने लड़ाई लड़ी और जब उसको न्याय मिला तो किस तरह से उसके राइट्स को कर्टेल कर दिया गया था 86 में जो एक्ट आया था मेंटेनेंस के लिए, उसके माध्यम से। तो वो जो गलती इतिहास में हो गई थी,
आज कांग्रेस पार्टी के पास में ये एक मौका है कि वो अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, महिलाओं का उत्थान में योगदान दे सकते हैं और उन्हें खुले मन से इसको देना भी चाहिए। बिल्कुल, और ये उम्मीद हर राजनीतिक दल से की जा रही है जी। कि वो इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं ताकि महिलाएं विकास के इस राह पर तेजी से आगे बढ़ सके, योगदान भी दे सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य विकसित भारत का ही लक्ष्य है। लेकिन फराह जी, ये जब हम बात करते हैं महिलाओं को प्रशासन में, महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व देने की, हमने जाना कि जब पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की बात हुई 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अब इसको 50% कर दिया है। यानी वो भी एक उदाहरण है हमारे सामने, क्योंकि वहां पर भी हम सरपंच पति की बात तो सुनते ही थे। आपको लगता है कि वो गए जमाने की बात हो गई है? आज के महिला स्वयं उतरकर राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम गाड़ने को आतुर है। बिल्कुल, देखिए राजनीति क्षेत्र में भी आने को तैयार है। आप ये देखिए 3 तलाक जैसी महत्वपूर्ण लड़ाई, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ औरतों ने उठाया, उस कम्युनिटी की औरतों ने उठाया जहाँ पर औरतों को प्रैक्टिकली उनके पास में एक बहुत अच्छा राइट्स होने के बाद में जो शरिया ने उनको राइट्स दिए हैं उनको कर्टेल किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। उस कम्युनिटी की महिलाओं ने आगे आकर के खुद आवाज़ उठाई थी। तो आज के सिनेरियो में हम देखें तो महिलाएं खुद आतुर हैं सामने आने के लिए, अपनी भूमिका और अपनी योगदान देने के लिए। तो और बहुत स्किल्ड महिलाएं हैं, बहुत अच्छे से चला रही हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छी जो उद्यमी महिलाएं हैं वो अपनी कंपनीज को लीड कर रही हैं। तो ऐसे में राजनीति का क्षेत्र क्यों पिछड़ा रहे, वो सदन क्यों पिछड़ा रहे जहां इन सब की प्लानिंग्स होती है, उसमें उसकी स्किल्स को क्यों ना यूज़ किया जाए। तो अगर उसको ये सब करने के लिए कोई प्लानिंग हो रही है, कोई बिल आ रहा है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। अपनी द्वेष को या अपनी मानसिकता को या अपनी मेल ईगो को, यानी राजहित से हटकर महिला हित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, राजहित नहीं राष्ट्रहित की बात करें, महिला हित की बात करें, है ना। लेकिन इस आरक्षण में हमने देखा है कि चलो नेतृत्व महिलाओं के हाथ में जाएगा, ठीक, लेकिन महिलाओं का पॉलिसी मेकिंग में रोल होने से आपको क्या लगता है महिला केंद्रित योजनाएं तो पहले से ही चल रही हैं, तो आने वाली राजनीति कैसे शेप अप होगी अगर महिलाएं अधिक तादाद में संसद तक पहुंचेंगी, विधानसभाओं तक पहुंचेंगी? देखिए, महिलाएं जो संसद में जाएंगी वो सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगी, वो जो वहाँ प्लानिंग हो रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देंगे। ये चीज़ आप ये घर में भी देखिए कि जो पुरुष केंद्रित घर हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में वो बात नहीं आती जितनी महिलाओं के थ्रू आती है। तो ये महिलाएं जब प्लानिंग करेंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगी अपने अपने क्षेत्रों में, जब अपने क्षेत्र में जाएंगी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। लेकिन एक बात ये भी होती है ना कि राजनीति में राजनीतिक दलों को सीटें देनी पड़ेंगी, जी, है ना। अब ठीक है, वो बात और है कि अब सीटें बढ़ी जाएंगी और वो एक पूरी व्यवस्था है जो काम करेगी, लेकिन अधिक महिलाएं आएंगी तो उनको, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर मीडिया की भी नजर रहेगी, सब लोगों की भी नजर रहेगी कि सही महिलाओं को टिकट दिया जाए, राजनीति में उन महिलाओं को लाया जाए जो वाकई इसके काबिल हैं, अवसर सबको मिलने चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है पार्टी टू पार्टी। ये बिल ये तो सुनिश्चित कर देगा कि हाँ सीटें रिजर्व हो गई हैं, लेकिन आप टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ये तो पार्टी तय करती है। तो ये पार्टी को चाहिएगा कि जो टिकट्स दें वो इस तरह की महिलाओं को दें कि जो एज ए रबर स्टैम्प ना यूज़ हों। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोजेक्ट था नैनीताल में, ATI जब था, अनडिवाइडेड यूपी था, तो तब वहाँ पर इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे कि जो इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज़ की जो महिलाएं थी या MLAs थी उनकी हम लोगों ने वर्कशॉप किया था और उनको ट्रेन किया था इस बात के लिए कि आप जो है रबर स्टैम्प की तरह न यूज़ होइए, आपको पता है कि आप कौन है, पहले तो अपने अधिकार को पहचानिए, आप मीटिंग्स अटेंड कीजिए, मीडिया को कैसे फेस करना है ये सब कीजिए, पॉलिसी जो योजनाएं बनती हैं उसमें आपके नगर पालिकाओं में या नगर निगम में आप उनको समझिए, फिर उसको अच्छे से अपने क्षेत्र में लाइए। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिला था जब हमने इन सब का फीडबैक लिया था। तो टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए।
और अगर इसमें देखिए एजुकेशन कहीं आड़े नहीं आती है। एक वो महिला जो गांव से है लेकिन उसकी समझ बहुत तेज़ है, तो आप उस लेडी को भी टिकट दे सकते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकती है और अपने क्षेत्र को बड़े अच्छे से लेकर के कायदे चल से सकती महिलाओं है। को अगर आप जी, अवसर देंगे तो जी। वो उस अवसर को सही तरीके से प्रयोग करते हुए देश को आगे ले जाने में सक्षम है, यही आपका कहना है। मैं लेकिन अंत में बिल्कुल। क्या आह्वान करना चाहेंगे इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ही, जैसे एक गरिमा सी महसूस होती है कि जो नारी की शक्ति है उसको वंदन किया जा रहा है। तो मुझे तो अपने आप में एक बहुत मतलब गर्व फील होता है। तो मैं सब दलों से आह्वान करूँगी कि अपनी अपनी जो पार्टी पॉलिटिक्स है या वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की 50% आबादी की प्रोग्रेस की बात है, हमारे देश की प्रोग्रेस की बात है। तो इसमें अगर हमें महिलाओं का अच्छा योगदान मिल करके हमारे देश का विकास हो सकता है अच्छे तरीके से, तो हमें उसमें अपना खुले मन से उसको जो है आगे बढ़ाने में चाहिए। योगदान देना जी, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फराह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार धन्यवाद। साझा करने के लिए। धन्यवाद आप। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी कुंभी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी बैसाखी दी बधाइयां अज मिल के जश्न मनावांगे बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हर किसी की चहेती, हर कानों में मिश्री और शहद की मिठास खोलने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। जी हाँ, सुर साम्राज्ञी आशा ताई आज अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगी, जहां से कोई कभी नहीं लौटता। हर आंख नम है, हर सांस उदास है। आज दोपहर 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में आशा ताई का अंतिम संस्कार होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी। जी हाँ, और अभी आशा ताई के पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित कासा ग्रैंड आवास पर रखा गया है और सुबह 11 बजे से आशा ताई को लोग अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि पद्म विभूषण से सम्मानित 92 वर्षीय आशा ताई ने कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद शोक की लहर फैल गई। हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत हर कोई इस दुख की घड़ी में अपना गम जाहिर कर रहा है। मैं जितनी बार भी आशा जी से मिलता था, उनके जीवन के बारे में सुनता था, मुझे लगता था लोगों को शायद पता ही नहीं है कि वो कितनी वर्सेटाइल थी। पहले तो उन्होंने ठीक है बहुत मस्ती भरे गाने गाए हैं जो सबको याद हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सीरियस म्यूजिक भी किया है। ऐसी कॉम्पोजिशंस उन्होंने गाई जो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस हैं। तो आशा जी कभी चैलेंज लेने से नहीं डरती थी, कोई भी नया चैलेंज से। और वहीं मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर महान गायिका आशा भोसले को अपनी अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हाँ, सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच की रेत पर 20 फीट लंबी एक भव्य वीणा की कलाकृति बनाकर स्वर कोकिला को याद किया है। और इसी के साथ सीधा रुक करते हैं इस वक्त मुंबई का, जहां से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, आज अंतिम संस्कार आशा ताई का किया जाएगा और हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त, जब अंतिम संस्कार से पहले उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। श्यामा।
जी कृतिका, आज का दिन है जहां पर उनका जो घर है लोअर परेल, मुंबई में लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे है, वहां पर जो अपनी एक आखिरी विदाई देना चाहते हैं वो आ सकते हैं वहां पर और आशा ताई के आखिरी दर्शन ले सकते हैं। इसके बाद ही समय 4 बजे का दिया गया है, जब शिवाजी पार्क जो दादर में स्थित है, छत्रपति शिवाजी पार्क, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, स्टेट ऑनर्स के साथ में किया जाएगा। और वहाँ भी उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत भीड़ उमड़ेगी वहाँ पर भी, क्योंकि जो फैंस हैं, जो उनके इतने दशक से चले आ रहे फैंस हैं, और सिर्फ ये नहीं कह सकते हम कि बहुत पहले के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वही उनके फैंस हैं, बल्कि उनके फैंस यंग भी हैं, वो भी आएंगे और आशा ताई को एक आखिरी विदाई देंगे। तो पूरी तरीके से मुंबई जो होगी वो अपने नम आंखों से आशा ताई को विदाई दे रही होगी। और जैसे कि कई सारे लोग पहले ही कह चुके हैं, एक युग बीत गया और एक तरीके से जो आशा भोसले, लता मंगेशकर परिवार के एक और सदस्य चले गए, और जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, वहां पर एक बहुत बड़ी क्षति आई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्षति आई है क्योंकि आशा ताई 92 इयर्स की थी और उन्होंने लगभग 1 महीने पहले ही एक गाना गाया हुआ था, एक प्रोजेक्ट किया था ब्रिटिश बैंड के साथ में। और अगर आप सुने वो गाना, अगर दर्शक सुने, तो उसमें आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने मोक्ष की बात की है, उन्होंने रीइंकार्नेशन की बात की है। और अगर हम ये गाना सुने तो एक तरीके से लगता है कि उन्हें शायद पता था कि आने वाले समय में जल्द ही ऐसा समय आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया। तो वो काफ़ी एक्टिव भी थी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। ऐसे तो कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे आवाज़ होते हैं जो कि एंटरटेन करते हैं, बट आशा ताई जो थी वो एक जीवन का हिस्सा बन गई। बिल्कुल जीवन का हिस्सा बन गई थी, और उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्षति, एक खालीपन, आपने बिल्कुल सही कहा, खालीपन महसूस किया जा रहा है, लोग गमज़दा हैं। अगर हम आशा ताई के हम करियर की बात करें तो एक से बढ़कर एक, आप देखिए कि शोक गानों से लेकर उदासी भरे नगमों तक, या फिर आप कहिए कि पॉप से लेकर गज़लों तक, हर तरह की विधा में उन्होंने जिस प्रकार से अपने सुरों को डाला है, वो एक तरह से हर गीत अपने आप में अमर है। और इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज का व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है नम आंखों के साथ। बिल्कुल शैला, जब हम कह रहे हैं कि बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी उन्हें याद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 7 दशक से लंबा उनका करियर चला है। जब बच्चे खेलते कूदते हैं 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, वो अपनी करियर शुरू कर चुकी थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और लगभग उसके 5 साल के बाद में वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने पैर रखे थे, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आपने ये कहा कि काफ़ी विविध तरीके से विविध जॉनर्स के परफॉर्मेंस उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप समझिए कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत कम लोग होते थे जो एक्सपेरिमेंट करते थे। आशा ताई के पास वो स्पिरिट था, वो बोल्डनेस था, जो क्लासिकल भी वो गाती थी, कैबरे के भी गाने गाती थी। और आप देखिए जो मोनिका ओ माय डार्लिंग है, वो गाना आज भी युवाओं के जुबान पर है और युवा उस पर थिरकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आशा ताई ने एक अच्छा बॉन्ड तब से लेके आज तक क्रिएट किया था कि लोग उनकी आवाज़ को भुला नहीं पाए। और जाहिर सी बात है, हम कह रहे हैं जबकि उनके 7 दशक लंबा उनका जो एक करियर चला है, करियर रहा है, उसमें उन्होंने कई अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स दिए। पिया तू अब तो आजा की हम बात कर ही चुके हैं, दम मारो दम, इसके अलावा दिल चीज़ क्या है, ये सारे स्लो सॉन्ग्स, कैबरे, फास्ट सॉन्ग्स, सभी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इसीलिए आशा ताई को एक तरीके से जो कहते हैं ना कि बोल्ड जो सॉन्ग गाती थी, बोल्ड सिंगर थी, वो उस एक तरीके से खिताब से नवाजा भी गया था उन्हें कि ऐसे सब जो थिरकते गाने होंगे या एक्सपेरिमेंटल वाले गाने होंगे जो कि नहीं गाए गए थे, फिल्म जो फीमेल सिंगर्स होते हैं, वो आशा ताई बखूबी निभाती थी, और इसीलिए जॉनरा की क्वीन भी उन्हें कहा जाता था। शैला, श्यामा, ये तो बात रही उनके गानों की, लेकिन गानों के पीछे अगर हम देखें जो उनका अपना जीवन रहा, और जब भी वो जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड भी उनका बना है, जिसकी तारीफ करते हुए लोग नहीं थकते। श्यामा,
बिल्कुल, देखिए, जब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई टॉल जो सिंगर होता है या टॉल व्यक्ति होता है, जब वो अपने स्किल के अलावा भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है, तो बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को भुला पाना। और 90 दशक से हम देख रहे हैं कि आशा ताई अपने लोगों के बीच में रही हैं, और 7 दशक तो इंडियन इंडस्ट्री के साथ में ही उनके जो लोग रहे हैं वो उनके साथ रहे हैं। कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाया हुआ है, तो ना सिर्फ मराठी या हिंदी, बल्कि भारत के कई सारे लैंग्वेज, यानी कि उतने जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, नॉर्थ की बात कर लीजिए, साउथ की बात कर लीजिए, वो सभी उनसे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए उन्हें भुला पाना या उनकी बातों को एक तरीके से भुला पाना काफ़ी मुश्किल है, जब ऐसे समय में कि उन्होंने गाने तो गाए ही हैं, साथ ही उनके गानों की वजह से गाने हिट हुई है, उनकी आवाज़ की वजह से लोग आज भी उस गानों के साथ में अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति जो गाना सुन रहा है वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा है। हार्ट ब्रेक की बात कर लीजिए, इमोशंस की बात कर लीजिए, खुशी की बात कर लीजिए, सभी प्रकार के इमोशंस के साथ में आशा ताई ने गाने गाए हुए हैं। लोगों को अपने गीतों के थ्रू, अपने आवाज़ों के थ्रू लोगों तक पहुंची हुई हैं वो, और इसीलिए न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि लोगों के लिए भी आशा ताई को भुला पाना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए श्यामा, हमारे भी दिल से निकल रहा है कि अभी न जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में अब बात बिहार की। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी हां, और विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वो कल पटना पहुंचेंगे और कल ही नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक भी बुलाई है। और बताया यह भी जा रहा है कि इसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर तमाम नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो सीएम हाउस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। नई सरकार की तैयारी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंचेंगे और कल ही एनडीए विधायक दल का गठन होगा। और आज सोमवार है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा दिलचस्प सेगमेंट साइंस स्पार्क, जिसमें जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसी क्वांटम बैटरी का सफल परीक्षण किया है जो जितनी बड़ी होगी उतनी तेजी से चार्ज होगी। आज की दुनिया पूरी तरह से ऊर्जा और बिजली पर निर्भर हो चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारें, ड्रोन और सैटेलाइट, हर आधुनिक तकनीक की ताकत बैटरियों से आती है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि आज की पारंपरिक बैटरियों को चार्ज होने में काफी समय लगता है। कई बार स्मार्टफोन को पूरी तरह चार्ज होने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज होने में कई घंटे तक का समय लग सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसी नई बैटरी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत तेजी से चार्ज हो सके और ज्यादा ऊर्जा भी स्टोर कर सके। इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली क्वांटम बैटरी का सफल प्रोटोटाइप विकसित और परीक्षण किया है। इस तकनीक में बैटरी को चार्ज करने के लिए सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया की बजाय क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्वांटम बैटरी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और ये भविष्य की ऊर्जा तकनीक को कैसे बदल सकती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है ये खोज और क्वांटम बैटरी क्या होती है। वैज्ञानिकों ने जो ये नई तकनीक विकसित की है उसे क्वांटम बैटरी कहा जाता है। सामान्य बैटरियों में ऊर्जा को स्टोर करने और निकालने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इत्यादि। लेकिन क्वांटम बैटरी में ऊर्जा को स्टोर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया है जो प्रकाश यानी कि फोटॉन्स की ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें ऊर्जा एक साथ बड़ी मात्रा में सुपर एब्जॉर्प्शन नाम की प्रक्रिया के जरिए अवशोषित होती है, जिससे बैटरी बहुत तेजी से चार्ज हो सकती है। इस प्रोटोटाइप को प्रयोगशाला में बनाकर सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया गया है और यह दिखाया गया है कि क्वांटम प्रभाव वास्तव में बैटरी चार्जिंग की गति को बढ़ा सकते हैं। यह क्वांटम बैटरी इतनी तेजी से चार्ज कैसे होती है? इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रक्रिया पारंपरिक बैटरियों से बिल्कुल अलग होती है। क्वांटम बैटरी में विशेष प्रकार की क्वांटम सामग्री और प्रकाश यानी कि फोटॉन्स के बीच ऐसा इंटरेक्शन बनाया जाता है जिसमें कई कण एक साथ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब बैटरी के अंदर मौजूद क्वांटम सिस्टम प्रकाश यानी कि फोटॉन्स को अवशोषित करता है तो ऊर्जा एक साथ एक बड़े सुपर एब्जॉर्प्शन इवेंट में जमा हो सकती है। यही कारण है कि इसकी चार्जिंग गति बहुत ज्यादा हो सकती है। इस प्रयोग को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक अल्ट्रा फास्ट लेजर तकनीक और स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया है, जिससे बहुत छोटे समय फेम्टोसेकेंड यानी कि सेकेंड के 1 क्वाड्रिलियनवे हिस्से पर बैटरी के व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया है। इससे यह पुष्टि हुई है कि क्वांटम प्रभाव वास्तव में बैटरी की चार्जिंग को तेज बना सकते हैं। इस तकनीक की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस शोध की सबसे हैरान करने वाली खोज यह है कि क्वांटम बैटरी जितनी बड़ी होती है उतनी ही तेजी से चार्ज हो सकती है। आमतौर पर पारंपरिक बैटरियों में अगर बैटरी बड़ी हो जाए तो उसे चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्वांटम बैटरी में वैज्ञानिकों ने देखा है कि इसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा है। क्वांटम प्रभावों के कारण जब सिस्टम में अधिक कण या इकाइयां शामिल होती हैं तो वे मिलकर ऊर्जा को और तेजी से अवशोषित कर सकते हैं। इसे भौतिकी में सुपर एक्सटेंसिव पावर स्केलिंग कहा जाता है। यह सिद्धांत पहली बार प्रयोग में प्रमाणित हुआ है और यह भविष्य में बड़े पैमाने की क्वांटम ऊर्जा तकनीकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य में यह तकनीक किस तरह उपयोगी हो सकती है? अगर भविष्य में क्वांटम बैटरियों को व्यवहारिक रूप से विकसित कर लिया जाता है तो यह ऊर्जा तकनीक की दुनिया में क्रांति ला सकती है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन कुछ ही सेकंड या मिनटों में चार्ज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने में घंटों की बजाय बहुत कम समय लग सकता है और अंतरिक्ष मिशनों या उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी तेज ऊर्जा आपूर्ति भी संभव हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों के लिए आधार तैयार कर सकती है। हालांकि अभी तक ये तकनीक शुरुआती शोध चरण में है और वैज्ञानिकों को अभी ये सुनिश्चित करना होगा कि बैटरी में स्टोर की गई ऊर्जा कितने समय तक सुरक्षित रह सकती है। इसके बावजूद ये खोज भविष्य के क्वांटम ऊर्जा भंडारण सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर आने वाले समय में यह तकनीक पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो संभव है कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारें और कई उन्नत उपकरण बेहद कम समय में चार्ज हो सकें। यानी विज्ञान की यह नई दिशा आने वाले वर्षों में हमारी ऊर्जा और तकनीक की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है, जो सही मायनों में एक बड़ा साइंटिफिक स्पार्क साबित हो सकती है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। जी हाँ, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी शुरू करने जा रहे हैं। और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आज स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से और भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी करना शुरू कर देगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों की पहचान करने और उन्हें रोकने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने ईरान को शुल्क यानी कि टोल का भुगतान किया है। तो होर्मुज पर अब अमेरिका का पहरा देखने को मिलेगा। अरब और ओमान की खाड़ी पर ईरान के बंदरगाह शामिल है। सभी देशों के जहाजों पर ये नाकेबंदी जो है वो लागू होती हुई नजर आएगी आज से। तो ईरान को शुल्क देने वाले जहाजों को रोका जाएगा। अमेरिकी नौसेना की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी की तैयारी ने कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल ला दिया है। आज कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $7.60 बढ़कर $102.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया। तो वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में $8.31 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो पहले 104.88 प्रति बैरल था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों तक तेल और गैसोलीन की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि 6 हफ्ते पहले ईरान पर हमला करने के उनके फैसले के संभावित राजनीतिक परिणामों का असर भी पड़ सकता है। तो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है संघर्ष विराम। और तेल पर जिस तरह से ट्रंप का ये बयान आया है, तेल गैसोलीन के दाम में वृद्धि वो जारी रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब लद्दाख के डॉक्टर पद्मा गुरमीत की, जो प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के प्रख्यात चिकित्सक और विद्वान हैं और अपने जीवन को पूरी तरह इसी दिशा में समर्पित किया है। तिब्बती परंपराएं हैं और हिमालय ज्ञान, इनका संगम है एक प्राचीन चिकित्सीय पद्धति जिसका नाम है सोवा रिगपा। और डॉक्टर पद्मा गुरमीत ने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। उन्होंने इस हजारों साल पुरानी चिकित्सीय पद्धति से जुड़े 1000 से ज्यादा ग्रंथों को डिजिटलाइज तो किया ही और कितने ही स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्रशिक्षित भी किया। हिमालय की ऊंचाइयों में लेह लद्दाख की कठोर और बर्फीली धरती पर जहां जीवन की चुनौतियां हर कदम पर हैं, वहीं एक चिकित्सक ने सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक नई पहचान दी। यह कहानी है डॉक्टर पद्मा गुरमीत की, जो प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के प्रख्यात चिकित्सक और विद्वान हैं। डॉक्टर गुरमीत ने स्थानीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के संरक्षण के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया। उन्होंने इसे केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रखा बल्कि संस्थागत रूप से विकसित करने का मार्ग अपनाया। लेह में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्वायत्त संगठन है। उनकी अथक मेहनत और दूरदर्शिता ने प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा को भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में औपचारिक मान्यता दिलाई है। इसका विशेषता ये है कि इसका फिलोसॉफिकल बेस जो है बुद्धिज्म है और इन प्रैक्टिस हम लोग हिमालयन प्लांट्स को ज्यादा अधिक से अधिक यूज करते हैं इस सिस्टम में। डॉक्टर गुरमीत ने प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के शास्त्रीय ज्ञान और चिकित्सीय सूत्रों को दस्तावेजीकृत किया। 1000 से अधिक पारंपरिक सूत्र और ग्रंथों का संकलन किया। साथ ही इस विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक और संरचित शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने लेह लद्दाख में ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन की स्थापना की। यहाँ उच्च पर्वतीय औषधीय जड़ी बूटियों का संरक्षण और अध्ययन किया जाता है ताकि प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर गुरमीत ने दूर दराज के हिमालयी क्षेत्रों में 200 से अधिक चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया ताकि यह प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति स्थानीय समुदायों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे।
एक ग्राउंड पे काम करने वाले मेरे जैसे को आइडेंटिफाई करके पद्मा पुरस्कार जैसे इतना बड़ा सम्मान देना पूरे समाज के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है। डॉक्टर पद्मा गुरमीत का जीवन यह सिखाता है कि संवेदनशीलता, समर्पण और परंपरा का सम्मान किसी भी ज्ञान या चिकित्सा प्रणाली को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रख सकता है। उनके अनमोल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमीत को पद्मश्री मिलने पर हार्दिक बधाई। और अब आइए देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। जब फसल पकती है तब दिल भी खिल जाते हैं। जी हाँ, और आज बैसाखी के दिन पंजाब खुशियों से झूम रहा है। खालसा पंथ की स्थापना से लेकर आज़ादी के बलिदान तक बैसाखी पंजाब की अमर परंपरा का महोत्सव है। आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब की धरती पर इन दिनों खुशियों के त्योहार बैसाखी की धूम है। खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियों ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है। उनकी 6 महीने की मेहनत अब फल दे रही है और इसी खुशी के बीच पूरा पंजाब तैयार है अपने सबसे रंगीले, गौरवशाली और ऊर्जा से भरे त्योहार बैसाखी को मनाने के लिए। बैसाखी कोई साधारण मौसमी त्योहार नहीं है। यह सिख इतिहास का ऐसा पर्व है जो सदियों बाद भी प्रेरणा दे रहा है। 13 अप्रैल 1699 को श्री आनंदपुर साहिब की पावन भूमि पर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पंच प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा पंथ की नींव रखी। यही वजह है कि सिख समुदाय बैसाखी को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाता है। पंजाब के लिए बैसाखी कृषि जीवन का भी उत्सव है। जब गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब किसान बैसाखी के पर्व के रूप में ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। गांवों और शहरों में ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा की धूम मच जाती है। महिलाएं रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाक में थिरकती हैं, तो पुरुष अपनी ताकत और जोश दिखाते हुए नाचते हैं। बैसाखी के मेले में कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले होते हैं। पंजाब के लिए बैसाखी सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि उन परंपराओं का प्रतीक है जो पंजाब को सिखाती हैं कि मेहनत करो, एकजुट रहो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और अपनी विरासत को संभाले रखो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की कि मौसम का क्या कुछ है हाल।
गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करते हुए अमर बलिदानियों को आज नमन किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में क्रूर अंग्रेजी हुकूमत का अमानवीय चेहरा बेनकाब हुआ था, जब शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे देशवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थीं। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया और भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित किया। ये वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की भावना को और अधिक बल मिला। जलियांवाला बाग में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों का वंदन कर उन्हें नमन करता हूं। और अब आपसे विदा लेने से पहले आपको छोड़े जाते हैं थाईलैंड के सोंगख्रान वाटर फेस्टिवल के साथ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर जश्न में डूबे हैं। जी हाँ, इस जश्न की तस्वीरें आप देखिए और आप भी उठाइए इन तस्वीरों का आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।